हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टीचिंग मैथ्स एंड केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जितनी आसानी से करंट फ्लो होगा, हम कहेंगे कि उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो करंट का फ्लो होने की आसानी को ही हम कंडक्टेंस कहते हैं। जितनी आसानी से करंट फ्लो होगा उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अब देखो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ रुकावट आती है। तो एक ऐसा फैक्टर होता है जो कंडक्टेंस के फ्लो में, करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इसका मतलब ये होता है कि जितना रेजिस्टेंस हमारा कम होगा उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही कंडक्टेंस कम होगा। तो हम लिख सकते हैं C=1/R। मतलब जो कंडक्टेंस होता है वो R का हमारा रेसिप्रोकल होता है। अगर R बढ़ेगा तो C घट जाएगा, R घटेगा तो C बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपल यहाँ पे यूनिट हम निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस C=1/R हो गया, तो यूनिट निकालना चाहें तो देखो R की यूनिट हम क्या होती है, हम जानते हैं ओम होता है। तो 1/ओम, अगर हम ओम को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और देखो, ओम इनवर्स को हम एक तरह से और भी लिख देते हैं, इसको, इसकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम पीछे की तरफ से लिख देते हैं। OHM होता है, इसको हम लिख देते हैं MHO। इसको मोहो बोल देते हैं, मोहो, ये भी इसकी यूनिट हो जाती है। और इस मोहो को ही हम सीमेंस भी बोलते हैं। तो सीमेंस का S ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये सारी इसकी यूनिट हो जाती है, चाहे हम 1/ओम लिख दें, चाहे ओम इनवर्स लिख दें, चाहे मोहो लिख दें या सीमेंस लिख दें। ये तो होता है हमारा कंडक्टेंस। अब दोस्तों एक बार आपको और बता दूं मैं कि देखो, कंडक्टेंस यहाँ पर हमें किसी मेटल वायर का नहीं निकालना है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं किसी मेटल का कंडक्टेंस, किसी धातु के तार का कंडक्टेंस, लेकिन यहाँ पर जो हमें कंडक्टेंस निकालना है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का निकालना है। मतलब हमारा वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, कोई विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, माना हमने NaCl घोल दिया वाटर में, उसका हमें कंडक्टेंस की स्टडी करनी है। उसके कंडक्टेंस की स्टडी हम करते हैं यहाँ पर। तो हमारा ये ध्यान रखें, यहाँ पर हम मेटल वायर की स्टडी हम नहीं करते। तो अब मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडक्टेंस डिपेंड किस किस चीज़ पर करेगा। तो देखो, अगर मेटल वायर की बात होती है तो वहाँ पर कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, वहाँ पर कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। जैसे मैंने इसमें माना NaCl बोल दिया है, तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होंगे, वो आयन मूव करेंगे सोल्यूशन में, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा। तो हमें यहाँ पर जो हम कंडक्टेंस देखेंगे वो आयन की मूवमेंट से देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कंडक्टेंस डिपेंड किस किस चीज़ पर करेगा। तो देखो, हम ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। इनके बीच में आयंस हमारे मूव करेंगे। आयंस मूव करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लेते हैं सोडियम आयन, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम आयन किधर जाएगा, सोडियम आयन जाएगा हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इधर आएगा, और नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जैसा आयंस पर चार्ज होता है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और वहाँ पर जाकर न्यूट्रल हो जाते हैं। माना सोडियम जाएगा इसके पास, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और न्यूट्रल हो जाएगा। क्लोराइड जाएगा एनोड के पास, वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड पर पहुँचने चाहिए। अब देखो, अगर आयंस इलेक्ट्रॉन पर पहुँचते हैं, आसानी से इलेक्ट्रोड के पास तक पहुँच जाते हैं, उससे टकरा जाते हैं, तो कंडक्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। अब देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि आयन जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा आकार का आयंस होता है। अब अगर देखो, छोटा आयन है और इलेक्ट्रोड भी अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत पतला इलेक्ट्रोड है, उसका एरिया बहुत कम है, तो वो उस पर टकराने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आयंस की, वो कम होती हैं। आयन न्यूट्रल कब होगा, जब इलेक्ट्रोड टकराएगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत ज़्यादा पतला होगा, उसका एरिया बहुत कम होगा, तो आयंस के उससे टकराने की पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी। जब उससे नहीं टकराएगा तो वो न्यूट्रल भी नहीं होगा, कंडक्टेंस हमारा नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जितना चौड़ा हम इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी छोटे टारगेट पर निशाना लगाएं, बहुत छोटा, चिड़िया की आंख में निशाना लगाने को हमसे कहा जाए तो हम नहीं लगा सकते। एक बड़ा टारगेट रख दिया जाए, हमसे कहा जाए दीवार पर मार दो, तो हम आराम से आंखें बंद करके भी मार सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर है। तो जितना चौड़ा इलेक्ट्रोड होगा, जो क्योंकि आयन छोटा होता है, तो आराम से जाकर उससे टकरा जाएगा। तो यहाँ से एक बात सीधी सीधी निकल के आती है कि इलेक्ट्रोड का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सीधा सीधा कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयंस उस पर सीधे सीधे जाकर टकरा जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एरिया ज़्यादा होना चाहिए कंडक्टेंस ज़्यादा होने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात बताते हैं। अब देखो, आयन का मूवमेंट हम देखते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आयन जा रहा है, इधर से इधर आयन आ रहा है। तो आयंस को जितनी कम दूरी चलनी पड़ेगी, इतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा होगा।
अब कम दूरी चलने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, इसके बीच में आयंस मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में आयंस मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये आयन जा रहा है। तो अब मैं दूरी कम कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक ही चलना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, जब आयंस इधर से इधर इधर से इधर आएंगे तो बीच में उन्हें और भी कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, उससे वो टकरा सकते हैं, उससे उनकी मूवमेंट में कमी आ सकती है। तो जितनी कम दूरी चलनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में आयन को, जितनी कम दूरी चलनी पड़ेगी इतना ही हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कम दूरी कैसे चलेंगे, हम जो इलेक्ट्रोड दोनों लटका रहे हैं वो इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी हम जितनी कम कर देंगे, जिससे कि आयन को कम से कम चलना पड़े, तो इतना ही हमारा कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इससे दो फैक्टर निकल कर आते हैं। जो कंडक्टेंस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो लेंथ होती है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिस्टेंस है बीच की उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन को मैं मिला के लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L, ठीक है। इसका मतलब हुआ A बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, A घटेगा तो C घटेगा। अपॉन में L है, इसका मतलब है डिस्टेंस हम कम कर देंगे और C बढ़ जाएगी, आयंस जल्दी पहुंच जाएंगे उस इलेक्ट्रोड तक। L हम बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो C घट जाएगी। देखो यहाँ पे जब हम ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो क्या कोई कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट ऐसा हम बना देते हैं, ये काप्पा कहलाता है, लगभग K जैसा ही बनता है। काप्पा एक ग्रीक वर्ड है और इनटू A/L। यहाँ पर देखो जो मैंने काप्पा लगाया है इसको मैं बोल रहा हूँ काप्पा। तो ये काप्पा जो है इसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। यही हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। अब मैं इस फार्मूले को देखो काप्पा के लिए निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, काप्पा इक्वल टू C और इधर आके A/L क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है काप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। अब देखो यहाँ पे जो L और A है ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, और A क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो L/A को हम एक डिफाइन कर देते हैं, L/A को हम बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। L/A को हम क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को देखो हम कहीं कहीं X से भी शो करते हैं, कुछ बुक्स में इसको G* से भी शो किया जाता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि G* या X होता क्या है, L/A होता है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, काप्पा इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ से काप्पा इक्वल टू हो जाएगा मेरा C इंटू X। ये मेरा फार्मूला बन जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए। अब मैं इसकी यूनिट निकालूंगा और इसको डिफाइन करूंगा कि हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा फार्मूला बन गया C इक्वल टू काप्पा इंटू X, और X हमने क्या बना रखा है, X है हमारा L/A। तो पहले तो मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ। देखो यूनिट तो हम जानते हैं, सॉरी लिख दिया मैंने फार्मूला, काप्पा इक्वल टू होता है C इंटू X। तो देखो यूनिट निकालते हैं इसकी हम। C की यूनिट हमने अभी क्या निकाली थी, ओम इनवर्स, और देखो X क्या होता है, L/A होता है। तो L की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, A की यूनिट क्या होगी, A एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्या पहुंच जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं। और यूनिट क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी हम OHM को हम क्या लिख सकते हैं, ओम को मोह लिख सकते हैं। तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है, ये भी इसकी यूनिट है, ये भी इसकी यूनिट है। और इसको मैं सही तरह से लिखना चाहूँ तो मोह पर सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ, इनवर्स को हम पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। और देखो मैंने बताया था मोह को हम सीमेंस भी बोलते हैं, तो सीमेंस पर सेंटीमीटर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो देखो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से यूनिट के बारे में पूछा जाता है, तो घुमा घुमा कर वो यूनिट देते हैं। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम यूनिट को कैसे निकालेंगे। पहले C की यूनिट और फिर हमने निकाली X की यूनिट, और उसको फिर अलग अलग तरह से ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उसकी डेफिनेशन। काप्पा की डेफिनेशन देखो क्या बनी। तो देखो इसमें हमने ये X जो है हमारा L/A। अगर मैं इस टाइप के इलेक्ट्रोड लूँ कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर, तो देखो क्या हो जाएगा काप्पा, यहाँ से मेरा काप्पा इक्वल टू C इंटू ये 1/1 हो जाएगा, L/A 1/1। C के काप्पा इक्वल टू क्या आ गया मेरा, C आ गया। इसका मतलब जो कंडक्टेंस है, सिंपली जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। कब हो जाएगा ऐसा, जब
मैं इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूँ और उनको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लटका दूँ। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले इलेक्ट्रोड लटके हों और उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, तो तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लटका रखे हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड है इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कब होगा, जब इनकी लेंथ और ब्रीथ 1 सेंटीमीटर होगी, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर चौड़े ये। और मैंने इनको 1 सेंटीमीटर दूर ही लटका दिया है, ये डिस्टेंस भी मैं 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये क्यूब जैसा बन गया ना, क्यूब जैसा बन गया ना। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमारे इलेक्ट्रोड थे और उन्हें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने लटका दिया है। तो देखो ये क्यूब बन गया। इसका जो वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, देखो एरिया, इसका एरिया कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया कितना है माना एरिया हमने माना है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन होगा, मतलब हमें इससे ही तो मतलब है जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच आयंस मूव कर रहे हैं, इधर उधर कोई सॉल्यूशन है उससे मतलब नहीं है। तो ये कितना सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी होगी वही हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाती है। तो एक डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें लूँगा, इसके न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा और कुछ और टाइप की कंडक्टिविटीज़ हमारे पास हुआ करती हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।